इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन गैसेस। गैस के आयनन पर आधारित संसूचकों का सिद्धांत। गैस के आयनन पर आधारित सभी डिटेक्टर्स जो हैं उनमें एक आयोनाइजेशन चैम्बर होता है। ये एक आयोनाइजेशन चैम्बर है। यह चैम्बर एक सिलेंड्रिकल मेटालिक ट्यूब का बना होता है और इसका जो अक्ष है उसके अलोंग जो है एक बहुत पतला मेटालिक तार लगा रहता है। ये एक मेटालिक वायर है। और ये जो आउटर पोर्शन है ये एक मेटालिक सिलेंडर है। और ये जो सेंट्रल वायर है, आउटर मोस्ट जो सिलेंडर है, उससे ये इलेक्ट्रिकली जो है वो इंसुलेटेड होता है या सेपरेट होता है। इससे दोनों ये जो वायर और सिलेंडर में कोई जो है वो संपर्क नहीं होता है। ये एक इंसुलेशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इंसुलेशन है। जो ये चेम्बर है उसमें जो सेंट्रल वायर है ये एनोड का काम करता है और जो आउटर मोस्ट मेटालिक सिलेंडर है वो कैथोड का काम करता है। इन दोनों के बीच ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों के बीच जो है वो हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। एक कैपेसिटर C और रेजिस्टेंस R जो सर्किट में दिखाए हैं उसके अनुसार जो है वो लगे रहते हैं। और एक एम्पलीफायर सर्किट भी लगा रहता है जिससे जो यहाँ पल्स हाइट कम होती है उससे ये पल्स हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जनरली जो ये आयोनाइजेशन चैम्बर है उस चैम्बर में नोबल गैसेस जो है वो काम में ली जाती है या फिर इनका मिक्सचर भी हो सकता है आर्गन और मीथेन का या आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और भी कई अलग जो मिक्सचर है वो इसमें काम में लिए जा सकते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल इस चेंबर में प्रवेश करता है या कोई एक्सरे, फोटोन, अल्फा, बीटा या गामा रे जब इस चेंबर में से पास आउट होती है तो उस सिचुएशन में वो जो रे है या आयन है वो गैस में आयोनाइजेशन शुरू कर देगा। जो सिलेंडर है या आयोनाइजेशन चैम्बर में जो गैस भरी हुई है उसका आयोनाइजेशन कर देता है जिससे चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन जो है वो डेवलप हो जाते हैं। एयर के अंदर एक आयन पेयर बनाने के लिए नियरली 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जो है वो आवश्यकता होती है। यदि किसी फोटोन या कोई चार्ज पार्टिकल जब इसमें एंटर करेगा चैम्बर के अंदर, आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर करते वक्त यदि उसकी एनर्जी 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो एक आयन पेयर को जो है वो क्रिएट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई भी चार्ज पार्टिकल या फोटोन जिसकी एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इस चैम्बर में एंटर करता है तो कितना चार्ज जो है वो डेवलप होगा, तो उसको ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जब कोई
1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आयन या फोटोन इस चैम्बर में एंटर करता है तो जो नंबर ऑफ आयन पेयर्स क्रिएट होंगे उनकी संख्या होगी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यूनिट जो आयन पेयर डेवलप करने के लिए एनर्जी 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये टोटल एनर्जी ये है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन पेयर्स जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 35, ये आयन पेयर्स हो जाएंगे। और इसे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो चार्ज पता करने के लिए n इंटू ई वाला मेथड अप्लाई करेंगे। n जो नंबर ऑफ आयंस हैं, तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 35 है, और E जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको सोल्व करेंगे 4.6 इंटू 10⁻⁻15 जो है वो कूलाम चार्ज जो है वो यहाँ इस आयोनाइजेशन चैम्बर में क्रिएट हो जाएगा। आयोनाइजेशन चैम्बर में इतना ही पॉजिटिव चार्ज और इतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होगा। ट्यूब के अंदर गैस के आयोनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए हैं वो कैथोड की ओर, तथा जो पॉजिटिव आयन डेवलप हुए हैं वो एनोड की ओर गति करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल वायर की ओर, तथा जो पॉजिटिव चार्ज बना है वो आउटर मोस्ट जो सिलेंडर सेल है उसकी ओर जो है वो मूव करते हैं, जिससे आयोनाइजेशन करंट जो है वो डेवलप होती है और सर्किट में फ्लो होती है। जब यह करंट रेजिस्टेंस R में से पास आउट होती है तो पोटेंशियल डेवलप होता है, और इस पोटेंशियल को एम्पलीफायर के द्वारा जो है वो एम्पलीफाई कर नोट कर लिया जाता है। ये जो नंबर ऑफ आयंस डेवलप हुए हैं ये अप्लाइड वोल्टेज जो है उस पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोड के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जो आयोनाइजेशन करंट सर्किट में फ्लो होती है उनके बीच में ग्राफ जो है वो डायग्राम में बनाए अनुसार हमें मिलता है, और अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमें ग्राफ मिल रहा है उस ग्राफ को हम 6 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसका पहला पार्ट जो है वो कहलाता है रिकॉम्बिनेशन रीजन। इस रीजन में अप्लाइड वोल्टेज बहुत कम होती है, जिससे जो आयन बने हैं वो वापस रिकम्बाइन हो जाते हैं, उनका पुनः संयोजन हो जाता है और न्यूट्रल एटम बना लेते हैं, जिससे करंट की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाने से जो इनका रिकॉम्बिनेशन है वो कम हो जाता है और करंट में जो वैल्यू है वो बढ़ती है, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। इस जो रीजन है, जो फर्स्ट रीजन है, उस रीजन को जो है वो रिकॉम्बिनेशन रीजन कहते हैं। जो सेकंड रीजन है वो आयनाइजेशन चैम्बर रीजन कहलाता है। ये जो सेकंड रीजन है इसको आयनाइजेशन चैम्बर रीजन कहते हैं, और ये V1 से लेकर V2 वोल्टेज के बीच में होता है इसमें। और अप्लाइड वोल्टेज जो है वो V की वैल्यू V1 से ज़्यादा होती है, और इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, या लगभग नगण्य कह सकते हैं, नेग्लिजिबल होता है। और इसमें जितने भी आयन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बने हैं वो इलेक्ट्रोडों की ओर जो है वो मूव होते हैं या गति करते हैं, जिससे जो है वो करंट की वैल्यू यहाँ बढ़ जाती है या पल्स की हाइट जो है वो बढ़ जाती है। और इसमें जो पल्स हाइट है वो जितने आयन पेयर डेवलप हुए हैं उनकी संख्या पे डिपेंड करती है, या ये कह सकते हैं कि उनकी संख्या जो है वो आने वाला जो आयनाइजेशन पार्टिकल है जिसकी वजह से ये हो रहा है आयोनाइजेशन, जो फोटोन या पार्टिकल इसमें एंटर करता है चैम्बर में, तो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। क्योंकि यदि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो आयंस पेयर भी ज़्यादा डेवलप होंगे और उससे करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इस प्रकार जो पल्स हाइट है वो अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, और ये जो करंट है नियर अबाउट जो है वो कांस्टेंट मिलती है
इसीलिए इस जो करंट, इस वाले जो चैम्बर का जो रीजन है, इसमें करंट जो है वो सैचुरेशन करंट, या इस रीजन को जो है वो सैचुरेशन रीजन भी कह सकते हैं, और इसको आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चैम्बर या जो डिटेक्टर काम करता है उस डिटेक्टर का नाम भी आयोनाइजेशन डिटेक्टर कहलाता है। और जो थर्ड रीजन है उसके लिए जो वोल्टेज है वो V2 से लेकर V3 के बीच में होता है, ये थर्ड रीजन है। इसमें अप्लाइड वोल्टेज जो है वो V2 से अधिक बढ़ा दिया जाता है, और गैस में जो आयनों की संख्या है वो प्राइमरी जो आयन्स है उनसे ज़्यादा हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो प्राइमरी आयन डेवलप हुए हैं या प्राइमरी आयोनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, और एक्सेलरेट होकर वो गैस के जो मॉलिक्यूल, इसमें गैस भरी हुई है उसके मॉलिक्यूल से टकराता है। आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो गैस भरी हुई है उनके मॉलिक्यूल से टकराने से और ज़्यादा आयन पेयर्स डेवलप हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि सेकेंडरी आयन जो है यहाँ डेवलप होना शुरू हो गए, जिससे यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, और थोड़ा सा एवलांस इफेक्ट इसमें यहाँ डेवलप हो जाता है। इस रीजन में इलेक्ट्रोड पर जो आयन पेयर कलेक्ट हो रहे हैं उनकी जो संख्या है वो प्राइमरी आयोनाइजेशन के प्रोपोर्शनल टू है। यदि प्राइमरी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा तो ज़रूरी है कि सेकेंडरी आयोनाइजेशन भी ज़्यादा होगा, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इसलिए इस वाले पार्ट को जो है वो सानुपातिक भी कह सकते हैं इस रीजन को, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनलिटी या अनुपातिक रीजन कहते हैं। इलेक्ट्रोडों पर आयन पेयर संग्रहित हो रहे हैं या कलेक्ट हो रहे हैं, उनकी जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो प्राइमरी जो आयोनाइजेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो फैक्टर होगा उसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैपिटल M कहते हैं, और कैपिटल M का मान जो है वो V2 से लेकर V3 जो थर्ड रीजन है इसमें कांस्टेंट होता है, और इस रीजन को जो है वो प्रोपोर्शनल रीजन भी कहते हैं। और इस रीजन में जो करंट की जो हाइट है या करंट की जो वैल्यू है वो जो प्राथमिक जो आयनकारी कण जो स्टार्टिंग में इसमें एंटर कर रहा था उसकी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और यदि इसमें अल्फ़ा और बीटा डिफरेंट पार्टिकल लें तो उनके लिए जो ग्राफ है ये दो मिलते हैं। जो रेड कलर का ग्राफ है वो बीटा पार्टिकल के लिए है, और जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए है। जब अप्लाइड वोल्टेज V की वैल्यू V3 से ज़्यादा कर दें तो पल्स हाइट जो है और बढ़ जाती है। इस रीजन में भी थर्ड रीजन की भांति जो पल्स हाइट है वो जो आयोनाइजेशन के लिए जो पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है उस पार्टिकल ने जितनी एनर्जी यहाँ पर लॉस हुई है उस पार्टिकल की एनर्जी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और जब ये प्राइमरी आयन बने हैं ये इलेक्ट्रोडों की तरफ जब मूव करते हैं तो इनकी टक्कर से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनमें और आयन डेवलप हो जाते हैं, और जिससे जो पॉजिटिव आयन है उनसे अंतराकाशीय आवेश इंटरस्पेस जो चार्ज है वो डेवलप हो जाता है, और उस पॉजिटिव आयन के कारण एवलांस की जो रिएक्शन है उसमें ऑब्स्टेकल उत्पन्न हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस रीजन को किसी भी डिटेक्टर में काम में नहीं लिया जाता है। और जब V4 वोल्टेज पे अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल जो अलग अलग पार्टिकल हैं, अलग अलग एनर्जी वाले, उनका ग्राफ जो है वो V4 रीजन पे मिल जाता है, दोनों ग्राफ जो है वो एक हो जाते हैं। फिफ्थ रीजन, जो फिफ्थ रीजन है वो गीगर रीजन कहलाता है। ये V4 वोल्टेज से लेकर V5 वोल्टेज के बीच में होता है। मीन्स जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू V4 वोल्टेज से अधिक होती है तो उस फिफ्थ रीजन को गीगर रीजन कहते हैं। इस रीजन में पल्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है,
वह यह हाइट जो है, जो स्टार्टिंग में पार्टिकल जो इसमें एंटर करता है, उससे जो प्राइमरी जो आयंस डेवलप हुए थे उनकी संख्या और अप्लाइड वोल्टेज दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। वो इस रीजन के अंदर गीगर मूलर काउंटर काम करता है और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन का जो एवलांस है वो एनोड की कंप्लीट लंबाई पे फैल जाता है। 6 रीजन, जब अप्लाइड वोल्टेज P5 से ज़्यादा कर देते हैं तो फिर कंटिन्यूस डिस्चार्ज प्रारंभ हो जाता है और इस रीजन में कोई भी डिटेक्टर जो है वो काम में नहीं लिया जाता है। इस प्रकार जब कोई आयोनाइजिंग पार्टिकल किसी आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर करता है तो जो आयंस डेवलप होते हैं उन आयंस को वोल्टेज लगाकर इलेक्ट्रोडों पर कलेक्ट किया जाता है। डिफरेंट वोल्ट पर जो ग्राफ है या जो उनकी पल्स हाइट है उसके लिए ग्राफ डायग्राम में दिखाया गया है और इसमें जो रीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स हमें मिलते हैं ये डिफरेंट वोल्टेज पर मिलते हैं और सेकंड रीजन में या थर्ड रीजन में या फिफ्थ रीजन में जो है वो काउंटर काम करते हैं। उनके काउंटर के नाम भी आयोनाइजेशन चैम्बर या प्रोपोर्शनल रीजन या फिर GM काउंटर रीजन जो है वो कहते हैं।